मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। एक केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण है, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, क्या उसके लक्षण है। आपको हम इस लैब के अंदर ही लेकर चलते हैं। अगर एक बोर्ड भी आप देखें तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर मंकी पॉक्स के लक्षणों की जांच की जाती है और किस तरीके से ये पूरी जांच है वो होती है। आज हम आपको ये बताएंगे। तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स के 4 केसेस भारत में पाए गए हैं और लोगों के मन में भी जो डर है, डरने की जरूरत नहीं है बल्कि जानने की जरूरत है कि ये किस तरीके से फैलता है, किस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर समीर भाटी खुद यहाँ पर मौजूद है और उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मंकी पॉक्स के लक्षण है। हालांकि अभी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ सरकारी तंत्र के द्वारा ही की जा रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन लगातार जो स्थिति हो रही है तो आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स ने किस तरीके से तैयारी करके रखी है वो भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो 4 केसेस आ चुके हैं, एक केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। तो इसीलिए सरकारें भी इस तरफ कदम उठा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारियां कर पाएं ताकि बीमारी को हम रोक पाएं, ज्यादा स्प्रेड ना हो। जैसा कि अब इंडिया में भी ये दस्तक दे चुके और हमने दिल्ली में भी देखा फर्स्ट केस आ चुका है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो लेबोरेटरीज हैं दिल्ली के अंदर, चाहे प्राइवेट सेटअप भी है, उनके पास मंकी पॉक्स टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं किस तरह से कि यहाँ पे जो उपकरण वही इस्तेमाल होते हैं जो कोरोना टेस्टिंग के लिए यूज होते थे। तो इस तरह से वो सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हम सर्विलेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम टेस्टिंग ट्रैकिंग करेंगे, तो हम बीमारी की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सर्विलांस की तो जरूरत है, प्रिकॉशन की भी जरूरत है, लेकिन अब चूंकि भारत में दस्तक मंकी पॉक्स दे चुका है, आपने कहा कि प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन जो व्यूअर्स है वो भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड टेस्टिंग से कितनी डिफरेंट है मंकी पॉक्स की टेस्टिंग और कैसे ये होती है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि खैर उस तरह से आम टेस्ट नहीं है। आप सेल्फ अभी जाकर अभी इस टेस्ट को किसी तरह से नहीं करा पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि लक्षणों को जानना। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था। हम नेजोफेरिंजियल, नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। पर जो सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है वो आपकी स्किन पे रैशेज, जैसे कि इस तस्वीर में भी हमने दिखाया है कि क्योंकि इसके स्किन के ऊपर इस तरह के जो ये रैशेज हैं, ये चकत्ते से ये बन जाते हैं, यहाँ से ये सैंपल लिया जाता है। तो यहाँ से ये इसकी जांच और भी ठीक तरीके से हो सकती है। जांच करने के लिए, जो सैंपल लेने के लिए इस तरह की कुछ हमारे पास अवेलेबल होती है चीजें जिनसे हम ये सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद इसको हम इस तरह की जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर इसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट बॉक्स होता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें पैक करके
फिर इसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से कोविड में आपने देखा होगा कि जब सैंपल लिया जाता था तो उसमें पूरी तरह से पीपीई पहन के और पूरा प्रोटेक्शन के साथ सेम वही चीजें यहाँ पर फॉलो की जाएगी, क्योंकि मंकी पॉक्स भी एक कंटेजियस डिजीज है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। तो इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है और उसी सभी तरह की सावधानियां लेबोरेटरी में बरती जाती है जो कोविड टेस्टिंग के दौरान बरती जाती थी। तो सैंपल इसमें पैक होने के बाद फिर ये फर्दर लेबोरेटरी में जाता है टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल सर, टेस्टिंग के लिए जब लेबोरेटरी में जाता है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं उसके थ्रू भी ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे मंकी पॉक्स के जो लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में भी आपने भी बताया कि जो बॉडी पर चकत्ते जैसे होते हैं उसका जो पानी या पानी जैसा जो एलिमेंट है उसको लेकर फिर आगे लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो हम उस लेबोरेटरी में भी देखना चाहेंगे कि आगे का प्रोसेस कैसा रहता है इसका। बिल्कुल, लेबोरेटरी में हम बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाएंगे, पर हम दूर से आपको जरूर दिखा पाएंगे कि जांच कैसी होती है। तो जैसे इस बॉक्स में हमने उस सैंपल को पैक कर दिया, पैक करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक पास बॉक्स होता है, उस बॉक्स के थ्रू इसको लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है। तो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह का पास बॉक्स है। यहाँ से जो है इस एरिया तक हम आ सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का ये पास बॉक्स होता है। जो अभी हमने बॉक्स देखा था जिस बॉक्स में वो सैंपल पैक हो गया, वो यहाँ से ये बॉक्स के थ्रू पास होगा और इस बॉक्स के थ्रू ये लेबोरेटरी में चला जाएगा। इसके बाद जो लैब है उसको भी हम दूर से दिखा सकते हैं, क्योंकि लैब के अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो दर्शक देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सामने आप देख रहे हैं कि एक बायोसेफ्टी कैबिनेट बना हुआ है। इस कैबिनेट के अंदर जो वो सैंपल है उसको ओपन किया जाता है। उसको हम ओपन में नहीं कर सकते क्योंकि सभी तरह के हमें सेफ्टी मेजर्स इसके अंदर लेने होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो यहाँ पर ये टेक्नीशियन इसको ओपन करता है और ओपन करने के बाद का जो बाकी का टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो जो कोविड के लिए जांच होती थी उसी तरह की है। ये डीएनए वायरस होता है, जैसे कोरोना का आरएनए वायरस था। तो आगे का फिर प्रोसीजर इसमें हम जाएंगे कि किस तरह से रिपोर्ट इसकी तैयार होती है। जैसा कि सर एक चीज और है कि जैसे कोविड जितना कंटेजियस था, क्या ये मंकी पॉक्स भी उतना ही ज्यादा संक्रामक है, उतनी ही तेजी से फैलता है? बिल्कुल, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये उतना ज्यादा कंटेजियस नहीं है और उतना ज्यादा घातक भी नहीं है। निश्चित तौर पर जैसे कोविड के अंदर था कि अगर एक पर्सन था वो काफी लोगों को एक साथ स्प्रेड कर सकता था, ये क्लोज कांटेक्ट में आने से ही स्प्रेड होता है। और इस टेस्ट का नाम भी पीसीआर, जैसे हम कोविड के लिए कहते थे कि कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट, तो इस टेस्ट को भी पीसीआर के जरिए ही किया जाता है, पीसीआर टेक्निक के जरिए ही किया जाता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीसीआर की मशीन, और इस तरह से जैसे कोविड में हम ग्राफ देखते थे उसी तरह का ये ग्राफ करके आगे फिर इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट रीड करके इसकी रिपोर्ट आउट करते हैं। और कोविड में हम जैसा देखते थे रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसी तरह की कुछ रिपोर्ट इसमें पेशेंट को फर्दर दी जाती है। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जब कोविड था या कोविड की जो टेस्टिंग होती थी तो कई बार देखा गया कि आरटी-पीसीआर में वो डिटेक्ट नहीं होता था, तो उसके लिए सीटी करना पड़ता था। तो क्या इसमें भी ऐसे चांसेस हैं कि टेस्टिंग में डिटेक्ट ना हो, उसके लिए भी कोई दूसरा टेस्ट करना पड़े? हाँ, देखिए इसमें जैसे कोविड के अंदर वो लंग्स को अफेक्ट करता था, सबसे ज्यादा हमने कोविड में देखा था कि, और वो लंग्स के अंदर निमोनिया कॉज करता था। तो कई बार हम सीटी स्कैन या एक्सरे करते थे तो उसमें निमोनिया के पैच आते थे। ये हमारे उस तरह से लंग को अफेक्ट नहीं करता, तो और कोई मॉडलिटी नहीं है इसके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट ही है। हाँ, ये हो सकता है कि जब सैंपल ठीक से ना लिया गया हो सकता है उसके अंदर ना आए। तो इसमें जब हम सैंपल भी लेते हैं तो 2 रैशेस से लेते हैं कि हमने एक रैश से लिया और दूसरे कहीं एक और रैश से लिया अलग अलग ट्यूब के अंदर, ताकि उसको ठीक से जांचा जा सके। पर एक बार में अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया, नेगेटिव आया, तो उसको दोबारा हम रिपीट भी कर सकते हैं। पर और इसके लिए फर्दर इस तरह की कोई जांच नहीं है कि हम किसी और सीटी स्कैन या एक्सरे से कर सकें। अच्छा, बस एक सवाल और है सर कि रैशेस की बात आपने की, चकत्ते जैसी बात आप जो बता रहे हैं, कई बार होता है कि क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है तो नॉर्मली भी किसी लोगों को पानी से या बारिश में भीगने के कारण रैशेस हो जाते हैं। तो सर ये कैसे जज होगा कि वो मंकी पॉक्स के लिए है या नॉर्मली जो अमूमन बारिश के सीजन में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए इसमें क्लिनिकली काफी चीजें देखी जाती है। जैसा हमने बताया कि बुखार से शुरुआत होती है और फिर वो वायरल सिम्टम आपको जो बुखार अन्य बुखार में होते हैं वो, और जो चकत्ते की रैशेस की बात कर रहे हैं वो रैशेस पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। और बॉडी के साथ साथ सबसे जो इसमें एक डिफरेंशिएट फैक्टर होता है जो अलग करता है कि इसका जो हथेली है यहाँ पर भी आपको रैशेस होते हैं और इस
उसके अलावा जो पैर के तलवे हैं वहां पर भी रैशेस होते हैं। तो इसको आराम से आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जो नॉर्मल एलर्जी होती है या फिर जो आपको मंकी पॉक्स हुआ है उसको आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सिम्टम्स के बारे में तो आपने बताया, बहुत बारीकी से भी बताया कि टेस्टिंग कैसे होती है, लेकिन वीवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि इनसे बचने के लिए प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए। क्या कोविड वाले ही प्रिकॉशन जिस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड हो गया है तो इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है? जैसे कोविड में था कि 20 से 22 दिन का समय लेकर चलते थे, तो इसमें क्या टाइम ड्यूरेशन है? क्या इसमें भी आइसोलेशन की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एक तो इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कब आपको इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम आना कब शुरू हुआ, क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि इंसान इन्फेक्टेड हो चुका है और उसको कोई लक्षण नहीं है और वो दूसरे को भी स्प्रेड कर सकता है। कि आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद सिम्टम होने में आपको टाइम लग सकता है कि 5 से लेके 13 दिन 12 दिन तक ऐसे लग सकते हैं। तो एक वो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ और उसके बाद हम जो रिकवरी टाइम कहते हैं कि एक इंसान को जब अगर शुरू में फीवर आया, फीवर के बाद और लक्षण आया और उसके बाद बॉडी में रैशेज आने शुरू हो गए, तो रैशेज जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो, इसमें मिनिमम टाइम देखा गया कि 21 दिन का लग जाता है। तो ठीक होने का मेन क्या मतलब है कि जब तक रैशेज के ऊपर वो एक परत सी नहीं बन गई, वो क्रस्ट सा नहीं बन गया और वो क्रस्ट हट गया और उसके बाद नई स्किन आ गई, तब तक आप रिकवर नहीं हुए। तब तक आप, जैसा आपने पूछा, आप कंटेजियस हैं, आप दूसरे इंसान को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी जब इस तरह के लक्षण आते हैं तो मरीज को आइसोलेट किया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। बट 21 डेज का इसमें आइसोलेशन पीरियड होता है। बिल्कुल। बस लास्ट सवाल है सर कि अभी तो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही अभी जो टेस्टिंग है या जो जांच है मंकी पॉक्स की, चूंकि मामले भी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति हो रही है, लगातार 4 मामले हो चुके हैं, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन लोगों के यहाँ पे तो तैयारी पूरी तरीके से है। तो क्या सर, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो क्या उस पर काबू करने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें जिस तरह से हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पैनिक होने की निश्चित तौर पे जरूरत नहीं है, पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और जितने से ज्यादा हम लोगों को अवेयर करेंगे और जितने ज्यादा से ज्यादा हम उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो वो और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। रही बात तैयारियों की, जैसा मैंने बताया कि ये जो मंकी पॉक्स है ये नई बीमारी नहीं है। मंकी पॉक्स तो पहले से ही हो गया था। 1958 में फर्स्ट केस आया था, उसके बाद 1970 में केस आया था। तो ये पुरानी बीमारी है। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि हाल फिलहाल में इसके केसेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पे प्रिवेंशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास बहुत सारी मॉलिक्यूलर लैब्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास, क्योंकि इसमें सेम तरह की इक्विपमेंट पे वो जांच हो सकती है, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जांच को लेके भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सर्विलेंस का सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि डॉक्टर समीर भाटी ने कितनी बारीकी से समझाया कि मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे जज कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है, और डायग्राम के थ्रू भी व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की गई है कि मंकी पॉक्स वायरस आखिरकार है क्या, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी का ये भी कहना है कि मंकी पॉक्स के मामले उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिवेंट रहने की जरूरत है। और इसके लिए ठीक कोविड की तरह ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और खास तौर से साफ सफाई का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18।